हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 49वां वीडियो है जिसमें कि लगातार एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर कर रहा हूं, और वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जो नया सिलेबस अभी 2020 का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐड किया है उसके अनुसार ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने इसमें कवर किए हैं। तो लगातार देखते रहिए मेरी ये सीरीज को, और उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है उसका लिंक, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको वो सारे स्पेशल नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, और साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उनके भी लिंक मिलेंगे। तो सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आप पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल पाएंगे मेरे द्वारा। चलिए शुरू करता हूँ ये 49 वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि मेरी इस सीरीज को मिस कर रहे हैं वो भी लगातार देख पाए। तो चलिए शुरू करता हूं ये 49 वीडियो एमपीपीएससी जीके का ये स्पेशल पार्ट, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में। लीजिए पहला प्रश्न आ गया इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी की जुताई का उपकरण का एक एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है? ट्रेलर, डिगर, पिकर या फिर टिलर? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। ठीक है ना, टिलर इज द करेक्ट आंसर। टिलर ही उदाहरण है जो कि मिट्टी की जुताई करता है, और साथ में जो पौधारोपण होता है, ठीक है ना, पौधारोपण भी इसी से किया जाता है। ठीक है ना, मिट्टी को की परत को ये चीर देता है, और चीरने के बाद में इसमें पौधारोपण के लिए वो मिट्टी पूरी उपयुक्त हो जाती है, तो उसको टिलर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। सिकम पाचन का सिकम पाचन की काम आता है, क्या काम आता है? प्रोटीन, वसा, सेलुलोज या फिर स्टार्च? बताइए किस चीज के पाचन के काम में आता है ये सिकम? तो इसका सही विकल्प है सेलुलोज। सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सिकम जो होता है, ये एक प्रकार का वो तंत्र होता है जो कि मनुष्य के अंदर में होता है, लेकिन निष्क्रिय अंग के रूप में होता है ये। और ये सबसे ज्यादा सक्रिय अंग होता है जंतुओं का। ठीक है ना, ऐसे जंतु जो कि हार्ड, ठीक है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट को खाते खाते हैं। ठीक है ना, जो कि सेलुलोज क्या होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक हार्ड रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है, तो उसको पचाने का काम जंतु में होता है। तो जंतु जो ऐसे प्रकार के जंतु जो कि इसको पचा लेते हैं, उसमें सिकम काम आता है। लेकिन सिकम अपने मनुष्य के अंग में भी होता है, लेकिन वो एक निष्क्रिय अंग के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। प्याज कंद में विशेष गंध किस कारण से आती है? बताइए, मिट्टी की दुर्गंध जहाँ उगाया जाता है उस कारण आती है, सल्फर यौगिक के कारण, शर्करा के कारण, या सिंचित कार्बोहाइड्रेट के कारण? तो इसका सही विकल्प है सल्फर यौगिकरण के कारण, यानी कि सल्फर का जो उसमें क्रिया होती है इस कारण से वो जो गंध है वो आती है। यानी कि प्याज में सल्फर पाया जाता है, तो जैसे ही काटते हैं उसके बाद में थोड़ा सा भी वो यौगिकरण करती है हवा के साथ में, तो प्याज के कंद के साथ में सल्फर की गंध आती है, इसलिए वो एक स्मेल जो आपको दिखती है वो सल्फर के कारण उसमें महकती है वो। अगला प्रश्न आ गया। नेशनल सिम्लॉजिकल डेटाबेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो इसका सही विकल्प है दिल्ली। इंडिया की, भारत की राजधानी दिल्ली में नेशनल सिम्लॉजिकल डेटाबेस सेंटर की स्थापना की गई है। और इसमें क्या होता है? सिम्लॉजिकल से आप क्या समझते हैं? ये एक प्रकार से जो भूकंप आते हैं, ठीक है ना, भूकंप का जो डेटा होता है उसको रिसीव करता है। ठीक है ना, सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है यहाँ पर दिल्ली में, जिसमें कि भूकंप के जो भी आंकड़े होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, पांचवा। कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर जीके पर। आईएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मार्केटिंग या फिर इंटरनेट मार्क्स? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी। इंस्टेंट मैसेजिंग होता है आईएम का फुल फॉर्म। ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का एक चैट चैट मैसेजिंग होता है ये,
जिसमें कि चैटिंग करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि दो अलग अलग माध्यम से इसमें चैटिंग की जाती है। और ये रियल टाइम जो चैटिंग होती है, ठीक है ना, उसमें ट्रांसमिट करता है डेटा रियल टाइम में, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। और इंस्टेंट मैसेजिंग किस किस में की जाती है, जैसे व्हाट्सअप होता है उसमें इंस्टेंट मैसेजिंग की जाती है। समबडी हु आर चैटिंग ऑनलाइन, वो भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण कहलाता है। जैसे कि आज से पहले जब ऑनलाइन ऐप नहीं हुआ करते थे, जब याहू और एमएसएन में जो मैसेजिंग सेंटर होता था उसमें इंस्टेंट मैसेजिंग की जाती थी। अपन एक एंड से अगर कोई कुछ मैसेजिंग करता है तो दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, तो टेक्स्ट मैसेजिंग जिसे बोलते हैं उसे इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल जो कि मैं आपको सामने बता रहा हूँ। व्हाट्सएप जो है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से अपन चैटिंग करते हैं, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या लाभ हैं? कम त्रुटियां, तेज निर्णय, कोई भावना नहीं, ये सभी। तो इसका जो ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प हैं ये बिल्कुल सही हैं। देखिए इसमें त्रुटियां कम होती हैं, एरर्स कम होते हैं, जीरो एरर का काम करता है कम से कम, और तेज निर्णय, फास्ट डिसीजन करता है, फटाफट डिसीजन लेने का इसमें क्षमता होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। और साथ में इसमें कोई इमोशन नहीं होते हैं, कोई भावना नहीं होती है कि किसी भावना में आके कोई डिसीजन नहीं ले पाए। अगर वो डिसीजन लेना है मतलब लेना है, अगर करेक्ट डिसीजन है तो इमीडिएटली इट विल टेक द डिसीजन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो दैट इज द यूनिक बेनिफिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, करूस राजवंश का जो शासन राज था वो किस क्षेत्र में था? मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, या फिर दंडकारण्य क्षेत्र में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बघेलखंड क्षेत्र जो था, वहां पर करूस राजवंश का शासन था। ठीक है ना, और इसके बारे में जानकारी मिलती है मनुस्मृति में, जो मनु की जो अनुश्रुतियां हैं, ठीक है ना, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, और उसमें जानकारी मिलती है जो विवश थे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ विवस्सु, ठीक है ना, इसके जो 10वें पुत्र थे, 10वें पुत्र हुए थे करूस। ठीक है ना, जो करूस थे वो 10वें पुत्र थे, तो उन्हीं के नाम पर ये राजवंश की स्थापना हुई थी बघेलखंड में। ठीक है ना, जो बघेलखंड कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है ना, वहां पर इसका शासन था, इनकी ये राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में नागवंश के जो संस्थापक था वो कौन था? नागवंश, ठीक है ना, नागभट्ट प्रथम, वृषनाथ, गोविंदनाथ, या फिर परमार्दी देव? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, वृषनाथ। वृषनाथ जो था उसने नागवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में की थी। ठीक है ना, और पौराणिक जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो नागवंश का अधिकार था वो था 3rd and 4th सेंचुरी में। 3rd and 4th सेंचुरी में नागवंश ने यहाँ पर अधिकार किया था, और इनका जो अधिकार था वो विदिशा, विदिशा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो एक व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ से कि व्यापारिक रास्ता आगे की ओर बढ़ता था। ध्यान ध्यान रखिएगा, ये सम्राट जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के समय ही, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में फिर बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद में फिर सम्राट अशोक आए, उस समय के ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य क्षेत्र था। तो उस समय का ये छात्र था, और नागवंश उससे पहले की वंश था। ठीक है ना, नागवंश हिर्याक वंश के बाद में ही नागवंश आया, नागवंश के बाद में फिर जो आया वो आया मौर्य वंश। तो इस कारण से ये आगे आगे बढ़ते गए, तो नागवंश मौर्य वंश के पहले का था। तो विदिशा से लेके कहाँ तक, मथुरा तक, जो मथुरा क्षेत्र था वहां तक इनका राज्य था, जो कि 3rd and 4th सेंचुरी में वृषनाथ वंश था। ठीक है ना, बाद में नागवंश खत्म हो गया ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ पे कि मौर्य वंश ने अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन बाद में ये टुकड़ों में विभाजित हुआ और आगे तक ये बढ़ा। तो पूरे भारत क्षेत्र में नागवंश का क्षेत्र ये था 3rd और 4th सेंचुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में था। ये मध्य प्रदेश के बारे में पूछा ये, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में नागवंश का कहाँ पे था, वृषनाथ में था। क्लियर हो गया, और इन्होंने 10, ठीक है ना, नागवंश के जो राजा थे, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ध्यान रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ जो है 10 में यश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए थे।
और इसमें किसानों का बहुत प्रतिरोध रहा था, ठीक है ना, नागवंशियों से किसानों का बहुत ज्यादा प्रतिरोध रहता था हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं और यहाँ पर जो प्लस बैचेज होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020 जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं।
तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सेलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला, वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइसेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया 9वां। राज्य में मनाया जाने वाला जो भगोरिया हाट महोत्सव है, इसका जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है? नृत्य व संगीत का त्योहार, रंगों का त्योहार, नृत्य की प्रस्तुति या फिर प्रेम का त्योहार? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी वाला है। प्रेम का त्योहार कहा जाता है भगोरिया हाट उत्सव। और ये किस जनजाति का है? ये भील जनजाति का है। ध्यान रखिएगा, भील जनजाति में ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये होली जो उत्सव आता है, सॉरी, होली का जो उत्सव आता है उसके पहले, होली उत्सव से पहले ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। देन उसके बाद में उस भगोरिया उत्सव का मतलब क्या होता है? भगोरिया में जो भगोरिया लिखा हुआ है उसका जो पहले का जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है भाग। भाग से बनाया गया, यानी कि भागना। इसमें भागना मुख्य रूप से होता है और इसमें ये त्योहार एक प्रकार से प्रेम वाला त्योहार है। इसमें प्रेम का उत्सव होता है, लड़का और लड़की के बीच में होता है। इसमें लड़का जो होता है वो लड़की के मुंह पर गुलाल, जिसे लाल पाउडर बोलते हैं, लाल रंग का जो गुलाल है वो उस लड़की के मुंह पर लगाता है जिसको वो पसंद करता है। और उसके बाद में उसमें विवाह का रूप धारण लेता है। अगर लड़की उसको पसंद करती है, ठीक है ना, भील जनजाति की अगर लड़की उसे पसंद करती है तो वो भी उसको लाल कलर का जो पाउडर है या फिर गुलाल है वो उसको लगाती है। देन उसके बाद में उन दोनों को पति पत्नी के रूप में चुना जाता है। एक दूसरे को लड़का पत्नी के रूप में चुनता है और लड़की उसे पति के रूप में चुनती है, लाल रंग का पाउडर लगाकर या गुलाल लगाकर। तो दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ भगोरिया हाट महोत्सव, जो कि होली से पहले शुरू किया जाता है और मार्च के महीने में, ठीक है ना, मार्च के माह में ये शुरू होता है भील जनजाति में। और ये कहाँ पर होता है? ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर? झाबुआ। झाबुआ यहाँ पे की सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये मनाने वाला उत्सव होता है भगोरिया। पश्चिमी निमाड़ जिसे बोलते हैं, या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? 1992, 1993, 1994 या 1995? तो इसका सही विकल्प है 1993। ठीक है ना। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगर आपको कमीशन पर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कमीशन पर बनाए हुए जितनी भी एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यूज, उनको बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी की जो एक पूरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कमीशंस पर बनाए हुए जितनी भी एमसीक्यूज हैं उसमें मैंने डाल के रखी है। वहां से जितने भी आयोग हैं जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में अभी नए जुड़े हैं, 20 करीब आयोग हैं, उन सभी को मैंने उसमें एमसीक्यूज बनाई हुई हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, उनको आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। वहां से जाकर सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों से वस्तुओं का उत्पाद खरीदने की गतिविधियां होती हैं? ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिजर्वेशन या फिर एम रिजर्वेशन? तो सीधा आंसर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट से आप किसी भी वेबसाइट से खरीद कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो दिस इज द रियल एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन आपके ये विकल्प दिए हैं, आपको चुनना है और ये कूट है इसके। किसी भी डिवाइस पर किसी भी समय जानकारी को उपयोग किया जा सकता है, बेहतर व्यावसायिक निर्णय के लिए सहायता करते हैं। तो कौन सा कूट इसमें से सही होगा ये आपको
बताना विच वन इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी डी, तो इसका जो सही विकल्प है वो दोनों ही है ऊपर के, ठीक है ना, ऊपर के दोनों विकल्प, दोनों कूट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे सारे क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आपको याद दिला रहा हूं, आप लाइक बटन नहीं दबा रहे हैं, बीच में क्वेश्चंस में गुम जाते हैं, तो लाइक बटन भी आप बीच में फटाफट प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इसको ज्यादा से ज्यादा देख पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 13वां, रोबोटिक्स का प्रोसेस ऑटोमेशन की अकाउंटिंग के लिए क्या अनुप्रयोग होते हैं? संगठन, जनरल अकाउंट, ऑपरेशनल या ट्रांजैक्शनल, या फिर डी उपयुक्त सभी। ऊपर दिए हुए सारे विकल्प सही हैं, तो इसका जो सही विकल्प है वो बिल्कुल सही कह रहे हो, नीचे वाला बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल दीज आर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। मानव हस्तक्षेप, ठीक है ना, करने के लिए ये रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि किसमें, बिजनेस ऑपरेशन, प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑल दीज आर द करेक्ट फैक्ट, सारे आंसर सही हैं तीनों की तीनों। अगला क्वेश्चन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे? मैक जॉन, जॉन मकार्थी, बूनो या फिर एडवर्ड रॉबर्टसन। तो इसका जो सही विकल्प है मैं पहले भी बता चुका हूं, कई प्रश्नों में आ चुकी हैं पिछले क्वेश्चन में, जॉन मकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनसीबीसी, ठीक है ना, इसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के बाद में संभव हुआ था? 102, 92, 103 या फिर 89वें संविधान संशोधन में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 102वां, 102, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब कर दिया गया था? बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसमें इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ये हुआ था 14 अगस्त 1993, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया गया था, जब मंडल कमीशन आया था 91 में मंडल कमीशन आया था, देन उसके बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसको प्रभावी कर दिया गया था 14 अगस्त 1993 को, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 2018 में, यानी कि टोटल कितने वर्ष के बाद में, सोचिए आप, 2018 यानी कि 18 वर्ष ये हो गए और 7 वर्ष बाद, यानी कि टोटल 25 वर्ष के बाद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 102वां, और 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके इस वीडियो के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरे एनालिसिस जो मैंने आपको दिया वो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कंप्लीट एनालिसिस के साथ में मैं आपको लगातार ये सीरीज दे रहा हूँ, लगातार ये वीडियो दे रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शुरुआत में ही पड़ा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियोस के लिंक्स वहां पे मिलने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए पढ़ाई में पूरी मदद करने वाले हैं। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर अगला वीडियो आपको मिलने वाला है, लगातार ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।